नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बागी हुए उद्धव के मंत्री एकनाथ शिंदे ने रखी ठाकरे सरकार के सामने 3 शर्तें, ट्वीट कर किया नहीं झुकने का ऐलान, फंसी उद्धव सरकार। शिवसेना की आंच पहुंची एनसीपी और कांग्रेस तक, विधायकों की टूट के डर से बुलाई विधायक दल की आपात बैठक। राहुल गांधी का 5वें दिन ईडी से हुआ सामना, ईडी ने घोटाले से जुड़े कई सवाल दागे, फंसे राहुल गांधी। अग्निपथ योजना के विरोध पर एनएसए अजीत डोभाल ने बदलाव को बताया जरूरी, साथ ही योजना वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में छेड़ा नुपुर शर्मा का मुद्दा, भारत ने करारा जवाब देकर की पाकिस्तान की बोलती बंद। आज की सबसे पहली खबर महाविकास अघाड़ी में विद्रोह पर। महाविकास अघाड़ी में बड़ा विद्रोह छिड़ गया है। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने बगावती सुर छेड़ते हुए उद्धव सरकार को चुनौती देते हुए अपनी 3 शर्तें रखी हैं, जिसके बाद उद्धव सरकार की टेंशन और बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे बाला साहेब के बेहद करीब थे, इसीलिए ट्वीट करके उन्होंने सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता न करने और खुद को बाला साहेब ठाकरे का कट्टर शिवसैनिक बताया है। कुल मिलाकर अघाड़ी के 40 विधायक बागी हो गए हैं। डॉक्टर साहब, एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत की है, 3 शर्तें रखी हैं, उद्धव सरकार का क्या होगा? देखिए, ये तो होना ही था। जब आप सत्ता के लिए विचारधारा को तिलांजलि देते हैं तो आपकी पार्टी में ऐसे लोग होंगे कि जिनका ज़मीर जागेगा, वो कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करने की भी कोई सीमा होती है। दरअसल एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार के बाहर शिवसेना के सबसे बड़े लीडर, और आज स्थिति ये हो गई कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो हैं, लेकिन शिवसेना के जितने भी 56 एमएलएज हैं उसमें से 40 एकनाथ शिंदे के साथ हैं। ये बगावत शिवसेना के खिलाफ नहीं है, ये बगावत शिवसेना की विचारधारा के खिलाफ नहीं है, ये बगावत किसी सत्ता के लिए नहीं है, ये बगावत सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की लीडरशिप के खिलाफ है। वो इसलिए 2-3 चीज़ें जो कारण उसके जो समझ में आ रहे हैं। एक तो विचारधारा को जिस हिसाब से साइडलाइन कर दिया गया, इतनी संख्या में जो लोग कैपिटल टीवी लगातार देख रहे हैं, बार बार इस बात को हम लोग कहते आ रहे थे कि घुटन है शिव सैनिकों के बीच, नेताओं के बीच, एमएलएस के बीच। जिन लोगों को सत्ता की रेवड़ियां मिल रही हैं, जिनको मुनाफा हो रहा है, वो तो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। अदरवाइज ये घुटन वो लोगों के बर्दाश्त के बाहर जा रहा था, और इसलिए एकनाथ शिंदे ने अलग रास्ता चुनने का फैसला लिया। दूसरी चीज़, जो जिस हिसाब से सरकार चल रही है उस हिसाब में तो आप देखें कि सारी जो मलाई है वो एनसीपी खा जा रही है। कांग्रेस पार्टी न इधर है न उधर है, वो अपने हिसाब से अपना सिस्टम में मुनाफा उठा रही है। शिवसेना के अंदर एक जो कह सकते कि परेशानी के सबब ये भी है कि उद्धव ठाकरे, उनके दफ्तर से कुछ होता नहीं फैसला, सारा चीज़ आदित्य ठाकरे करते हैं। इसको लेकर के एकनाथ शिंदे को काफ़ी, उसको कह सकते कि वो नाराज थे कि उनके मंत्रालय के ऊपर भी डिसीजन जो है वो आदित्य ठाकरे ले रहे हैं। तो ये मुख्य 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। अब एकनाथ शिंदे को शिवसेना की पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। वो इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो असेंबली के अंदर पार्टी के विप थे। खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने 1-2 लोगों को सूरत भेजा था कि एकनाथ शिंदे से बातचीत हो जाए, लेकिन शिंदे ने साफ साफ मना कर दिया। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो आईडीज़ हैं उसके ऊपर से भी शिवसेना का नाम इन्होंने हटा दिया
और तो और दोनों तरफ से कार्रवाइयां अब शुरू हो गई हैं। कई सारे एमएलएज और उनके घरों में पत्नियों के ऊपर कई सारी चीज़ें हो रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग वापस आ जाएं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे से मिलने देवेंद्र फडणवीस जाने वाले हैं और ये मुलाकात के बाद तय होगा कि महाराष्ट्र में ये सरकार रहेगी या ये सरकार जाएगी। जी डॉक्टर साहब, शिवसेना में मची भगदड़ का असर अब एनसीपी और कांग्रेस पर ही होता दिख रहा है। दोनों पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, जिनका रुख भी अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। राजनीति के बदल रहे समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस और एनसीपी अपने अपने विधायक दल की बैठकें कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले को संभालने के लिए कमलनाथ को पर्यवेक्षक बनाया है, तो वहीं शरद पवार का अलग रुख सामने आया है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सरकार गिरती है तो वो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस और एनसीपी का क्या रुख है? गठबंधन टूट सकता है? देखिए, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये जहाज अघाड़ी ये डूब रही है और इसलिए हर पार्टी में बवाल मचा हुआ है। वो क्यों, इसको भी समझ लीजिए। कल ही चुनाव हुए एमएलसीज के जी। 5 सीट नहीं जीतना था बीजेपी को, उसके कोटे के मुताबिक वो 4 ही जीते, 5वां कैसे जीत गया? ये चमत्कार हो गया जी। और ये चमत्कार कहीं और से नहीं हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, एनसीपी के तरफ से भी क्रॉस वोटिंग हो गई, शिवसेना वाले तो किए ही। खामियाजा ये हुआ कि उधर तो वोटिंग किया, रिजल्ट के इंतज़ार किए बगैर एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र छोड़ के सूरत पहुंच गए। जी। अब वो अनट्रेसेबल हो गए। अब खबर आने लग गई कि कांग्रेस पार्टी के भी 10 एमएलए अनट्रेसेबल हैं। जी। कहाँ हैं पता नहीं, इसलिए भागम भाग। पहले तो महाराष्ट्र की पूरे क्रियाकलाप को सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र पटेल साहब देखते थे, लेकिन अब तो वो रहे नहीं, तो दूसरे अपने खास लीडर कमलनाथ को वहाँ भेजा गया है। वहाँ एक और खबर आई कि थोराट साहब जो मंत्री हैं वो इस्तीफा देने में विधायक दल के हेड नहीं बनना चाहते। कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से ही इस गठबंधन को लेकर के कई संशय हैं। 26 एमएलएज ने चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी से ये दरख्वास्त की थी कि इस गठबंधन से बाहर आइए। इसमें न पार्टी का फायदा हो रहा है, न ही यहाँ पे किसी को कोई दूसरी किस्म के फायदे साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसकी कीचड़ जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आएगी। तो ये तो मसला ये हो गया। अब शरद पवार ने, देखिए, शरद पवार इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। उन्होंने ये सब तो कह दिया, लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेंटेंस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सेंटेंस ये है जो शरद पवार ने इशारों इशारों में कह दिया कि ये शिवसेना का इंटरनल मामला है। ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी चैनल पे चल रहा था कि शाम में आएंगे, शरद पवार आएंगे, बातचीत करेंगे, मुलाकात होगी, ये होगा वो होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो मुंबई तो जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात होगी नहीं होगी, उनके पास वक्त होगा। इतना लाइटली इन चीज़ों को वो कह गए, इसका मतलब है वेट एंड वॉच। जब कोई इतना बड़ा लीडर ये कहता है कि हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, इसका मतलब साफ है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। शरद पवार को भी मालूम है कि एकनाथ शिंदे अब वापस नहीं आने वाले, और वापस नहीं आए तो फिर संख्या कहाँ है? उसके लिए तो बहुमत चाहिए होगी, और बहुमत साबित करने के लिए एकनाथ शिंदे की ज़रूरत होगी, जो वापस शिवसेना के फोल्ड में नहीं आते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में कांग्रेस को डबल झटका लग रहा है। शिवसेना के साथ होने पर भी मुसीबत, और इधर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंसे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज 5वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की। 35 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। तो सोनिया गांधी अस्पताल से आते ही बेटे को बचाने की तैयारी कर रही हैं। लगातार लीगल टीम से मुलाकातें हो रही हैं, पर ईडी लिखित में
बयान ले रही है तो मुकर पाना नामुमकिन होगा। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, लेकिन सोनिया गांधी लीगल टीम के साथ मीटिंग कर रही हैं, किस वजह से? देखिए, बहुत सारी चीजें हो रही है। कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि उस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। भाई, दलदल में घुसने के बाद जो जितना ज़्यादा छटपटाता है वो उतना जल्दी अंदर जाता है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। 2 दिन पहले तक तो ये कांग्रेस पार्टी कंप्लेन कर रही थी कि ईडी के अंदर जो पूछताछ हो रही है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसकी खबरें बाहर क्यों आ जा रही हैं। इन्होंने एक पत्र भी लिखा, गृह मंत्री जी से गुहार लगाई कि भाई आप बैन कीजिए, इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए, अंदर क्या पूछताछ हो रही है दुनिया को नहीं बताना चाहिए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के लीगल टीम के जो सबसे बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, वो बता रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है और राहुल जी क्या जवाब दे रहे हैं। तो ये आप समझिए कि कन्फ्यूजन की स्थिति कितनी ज़्यादा है। सोनिया गांधी बाहर आ गई हैं, सोनिया गांधी को भी मालूम है, मनु सिंघवी साहब को भी मालूम है कि दोनों माँ बेटी की गिरफ्तारी तो होनी है। और निराशा कांग्रेस पार्टी में इस कदर है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जो प्रोटेस्ट करने का प्लान इन लोगों ने किया था कि जैसे इंदिरा गांधी को पूछताछ के लिए और गिरफ्तार जब किया गया था तो कैसे जनता सड़क पे आ गई, इनको लगा राहुल गांधी के लिए भी आ जाएगी। मैंने आप देखिए, व्हेन यू आर डिसकनेक्टेड विद द मासेस, तो इसी तरह के आइडियाज़ आपके खोपड़ी को जो है प्रदूषित कर देते हैं। आपको लगा कि भाई राहुल गांधी से पूछताछ होगी, भीड़ आ जाएगी। आज की कहानी बिल्कुल अलग है। लोग ही नजर नहीं आ रहे, कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे और कई सारे नेता भी नदारत हैं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी का सारा प्लान फिजल आउट कर रहा है। और जब आपके सामने मोदी और अमित शाह जैसे दुश्मन हों जिनसे आपको लड़ना है, तो ये समझ लीजिए कि आपने वीकनेस दिखाई नहीं कि एक्शन बहुत ही कड़ाई से लेने का ये लोग फैसला ले सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए बुरी खबर, ईडी से पूछताछ, सोनिया गांधी से परसों पूछताछ और उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी, यही लग रहा है। जी बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिर गई है तो वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दिया है। अजीत डोभाल ने साफ तौर पर दंगाइयों को कड़ा संदेश दिया कि किसी भी सूरत में अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। युवाओं को भी समझाया कि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। ये योजना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत के चारों तरफ माहौल बदल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता देश की सुरक्षा है। डॉक्टर साहब, विरोध के बीच अजीत डोभाल का बयान क्या अहम मायने रखता है? उन्होंने साफ साफ कह दिया, शत्रु भारत में और भारत के आसपास, लड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो ये जो अग्निवीर है वो भारत में, भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों से लड़ने की तैयारी है। अब इससे साफ शब्दों में क्या कहे आदमी। और जो लोग इन कांग्रेसियों के चक्कर में, इन वामपंथियों के चक्कर में, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये दलाल पत्रकारों के बहकावे में आकर के जिन्होंने ट्रेनें जलाई, दंगा किया, सब पकड़े जा रहे हैं। क्या मिलेगा उनको? कोई सरकारी नौकरी नहीं, सेना में अब वो जा नहीं पाएंगे। आपने इन तमाम लोगों को उस आग में झोंक दिया जिसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर सके। अब नतीजा ये है कि सरकार पीछे हटेगी नहीं जी। एनएसए आकर के उन्होंने भी कह दिया, आर्मी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, तो सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा होना था। लेकिन कुछ लोगों ने ट्रेनें जलाकर, दंगा भड़का के, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करके इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर पाकिस्तान की चालबाजी पर। पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की आड़ में संयुक्त राष्ट्र में नुपुर शर्मा के मुद्दे को उठाया, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि वो सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों को सम्मान देता है। साथ ही भारत किसी धार्मिक अपमान के मुद्दे को कानूनी ढांचे में रहकर निपटता है। पाकिस्तान को मौका मिलते ही पीठ में छुरा भोंकना अच्छे से आता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड की नीति कब तक रखेगा? देखिए, पाकिस्तान के बारे में इतनी चर्चा
और खास करके इन सब मुद्दों में करनी नहीं चाहिए। इट्स ए रोग स्टेट, इट्स ए फेल्ड स्टेट। वहाँ तो जिंदगी बसर करने में मुसीबत हो रही है और वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहली बात ये, नुपुर शर्मा ने कोई अपमान नहीं किया। ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि वो ये मान बैठी है कि अपमान हुआ है। अगर ये अपमान है, जो बातें उन्होंने कही, अगर वो अपमान की श्रेणी में है, तो सरकार को उन तमाम मौलवी मौलाना जाकिर नायक जैसे तमाम लोगों को जिसके वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उन सबको चिन्हित करके उन्हीं धाराओं में बंद करना चाहिए जिसकी ये मांग कर रहे हैं। और ये जो सर तन से जुदा की जो मांग हो रही है, तो ये जो मौलवी मौलाना, ये तो कुरान हदीस को मानने वाले लोग हैं, वहीं से सर तन से जुदा की बातें हो रही है, तो पहले इन लोगों के सर को तन से जुदा करना चाहिए। पहली बात ये कि ये गिल्ट लेकर के आप जो चल रहे हैं कि भाई दुनिया में आपने, भाई कौवा कान लेकर के भाग गया, आप अपने कान को देखोगे कि कौवा के पीछे भागोगे? ये तो अफवाह फैलाने वाला गैंग, इसकी तो मंशा यही होती है कि आप कुछ कुछ कर दो। यही मौलवी मौलाना, यही दलाल किस्म के लोग, पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये दुष्ट, यही लोगों ने कहा मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। किसकी नागरिकता गई? भाई हिंदुस्तान में अफवाह फैलाने के लिए कोई गुनाह नहीं है, उसके लिए आगजनी हो जाए, लोगों की मौतें हो जाए, वहां बवाल मच जाए, दंगा भड़क जाए, लेकिन उसके लिए जो लोग इस तरह की बातों को फैलाते हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। दूसरी बात, किसान आंदोलन हुआ। भाई अब ये बताएं कि भाई आपने क्यों इन लोगों को रोका नहीं? अफवाह के आधार पर इन्होंने आंदोलन किया, यही अफवाह के आधार पर इन लोगों ने फिर से आंदोलन किया। मकसद एक है, भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करना, भारत को बाकायदा पूरी दुनिया में ये साबित करवा देना कि ये बहुत ही डिस्टर्ब कंट्री है, यहाँ शांति नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे कभी भी दंगा भड़क सकता है, यहाँ कभी भी मारपीट हो सकती है, इसलिए ताकि कोई इन्वेस्टर ना आए। और इसके पीछे पाकिस्तान, चीन, इस तरह के जो देश के दुश्मन हैं, उनकी वो मंशा होती है। तो आपने मौका दिया तो पाकिस्तान तो वहाँ जाएगा ही, क्योंकि ये जो मौलवी मौलाना ये सब जो डिमांड करने वाले हैं, इनका ज़रा से अकाउंट चेक करवाइए, कहाँ कहाँ से पैसा आता है इन लोगों के पास, कैसे आ गया। ये कानपुर का जो मास्टरमाइंड है, उसको पैसे कहाँ से आ रहे हैं? करोड़ों में। 4 साल पहले तक 2 कलर के हवाई चप्पल को वो पहनता था, उसकी औकात इतनी बस थी, आज वो करोड़ों का मालिक बन गया। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो इन सारी बिंदुओं को देखना चाहिए। सरकार की भी इसमें गलती है कि आप एक गलत चीज़ के साथ आप खड़े हो गए। सत्य यही है कि लोगों ने एक, इसको कह सकते हैं कि राई का पहाड़ बनाया है, और अगर अपमान है तो अपमान करने वाले तमाम, नुपुर शर्मा ही क्यों, इस तरह की बातें कहने वाले तमाम मौलवी मौलानाओं के खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।